गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जौ के रोगों के बारे में। पहला रोग आता है आवर्त कंडवा रोग, क्योंकि अपन ने गेहूं में पढ़ा था अनावर्त कंडवा रोग। क्योंकि गेहूं अनावर्त कंडवा का मतलब गेहूं के ऊपर कोई छिलका नहीं होता, जबकि जौ के दाने के ऊपर एक छिलका पाया जाता है, जिस नाम से इसको बोलते हैं आवर्त कंडवा रोग। यह अस्टिलागो होडियई नामक कवक से होता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को 2.5 ग्राम विटावेक्स या बाविस्टिन से प्रति केजी बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। 1 केजी बीज को लगभग 2 से 2.5 ग्राम बाविस्टिन अथवा विटावेक्स से उपचारित करके बोना चाहिए। ये दोनों के फफूंदनाशी होते हैं। फिर होता है दूसरा रोग, होता है मोलिया रोग। यह रोग भी गेहूं के समान ही होता है। इस रोग का नियंत्रण भी फसल चक्कर होता है। फिर है रोली रोग। इस रोग के नियंत्रण के लिए 25 केजी गंधक के चूर्ण का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। गंधक का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। फिर है कीट में वही है मुख्य कीट अपना दीमक। फसल बुआई से पूर्व खेत में एंडोसल्फान का छिड़काव करना चाहिए। अब एंडोसल्फान का छिड़काव करेंगे तो दीमक क्या होगी, पहले ही मर जाएगी। तथा बीजों को क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित करके बोना चाहिए। क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित करके बोएंगे तो क्या है, जब बीजों का जब जर्मिनेट होता है उस वक्त क्या होता है, दीमक का प्रकोप अधिक होता है। तो अपन ने बीजों को क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित कर दिया तो वहाँ पे दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। फिर आता है मकड़ी अथवा मोइला। इस कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटोन की 1 लीटर मात्रा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब आता है अपने उपज। जौ की उपज होती है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि गेहूं की ज़्यादा होती है, लगभग 40 से 45 क्विंटल के लगभग। अब आता है भंडारण। 10 से 12% नमी पर बीजों को भंडारित किया जाता है। अपन ने यहाँ पे बीज भंडारित करने के लिए अपने बीजों का जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे मैंने बताया था जितनी भी ग्रेमीनी कुल वाली फसलें मतलब खाद्यान्न फसलें हैं उनके बीजों को 10 से 12% नमी पर भंडारित किया जाता है। दलहनी फसलें होती है 8 से 10% नमी पर भंडारित किया जाता है, जबकि तिलहन वाली फसलें होती है उनको 6 से 8% नमी पर भंडारित किया जाता है। इसके बाद में अगला चैप्टर आता है अपने धान, राइस या पेडी। इसका वनस्पति नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। कुल होता है ग्रेमिनी। उत्पत्ति स्थान होता है इंडो बर्मा अथवा एशिया। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। शुरुआत में आपको पहले लिखवा जितने भी क्रॉप अपने सिलेबस में सारी की सारी सब फसलों के बॉटनिकल नेम विद फैमिली विद इंग्लिश नेम आपको सारे साथ लिखवा रखे हैं। उत्पत्ति स्थान है इसका इंडो बर्मा क्षेत्र। गुणसूत्र टून बाबर 24। अब आता है वितरण। चावल के क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान तथा उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। फिर चावल की उत्पादकता पंजाब व हरियाणा में है। पर उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं उत्पादकता। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है और हनुमानगढ़ के बाद में होता है बूंदी में। फिर है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ बांसवाड़ा कर लो यहाँ पे बांसवाड़ा। अब आता है महत्व उपयोग। चावल के दानों में 6 से 7% प्रोटीन, 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट व 2 से 2.5% वसा पाई जाती है। यहाँ पे 6 से 7% और 2 से 2.5% को अंडरलाइन कर लेना। मतलब चावल में वसा की मात्रा कई बार पूछ लिया गया है कितने % होती है। फिर चावल के दानों में विटामिन बी पाया जाता है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। चावल के दाने का प्रयोग सर्वाधिक मानव आहार के रूप में किया जाता है एवं चावल की चोकर का उपयोग मुर्गियों के आहार में एवं पशुओं के आहार में किया जाता है। धान की प्रोटीन को ओराइजिन कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। धान की प्रोटीन को ओराइजिन कहा जाता है। फिर धान में खुशबू डाई
डाई एसिटाइल 1 प्रोलिन के कारण आती है। इसको भी लाइन कर लेना। धान में खुशबू डाई एसिटाइल 1 प्रोलिन के कारण आती है। अब आता है जलवायु। चावल की फसल मुख्यतः तीनों ऋतुओं में बोई जाती है, लेकिन चावल मुख्यतः खरीफ ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि चावल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो वह खरीफ ऋतु के लिए सबसे बेस्ट होती है। चावल की फसल को गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है तथा इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आता है तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, तो तीनों ऋतुओं में बुआई का समय अलग अलग होता है। इसमें देखिएगा आप ऋतु, फिर है बुआई का समय, फिर है कटाई का समय। अब देखो